इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अपने दूसरे डाटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं डाटा स्ट्रक्चर का। तो देखिए, डाटा को एफिशिएंट वे में ऑर्गेनाइज करने को हम डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं और आज हम अपने डाटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है। तो लिंक लिस्ट हमारी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होती है जिस और उन एलिमेंट्स को हम नोड कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे एक नोड का डायग्राम बना हुआ है। इसको हम एक नोड कहते हैं और इन्हीं नोड का कलेक्शन होता है हमारी ये लिंक लिस्ट। तो देखिए, नोड के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है डाटा पार्ट। इस डाटा पार्ट में हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं, अपने एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं, अपनी वैल्यूज को स्टोर करते हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो है लिंक पार्ट। तो देखिए, ये लिंक पार्ट क्या करता है। इस लिंक पार्ट में हम दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं, क्योंकि जिससे कि दूसरे नोड्स के साथ इसका लिंक बना रहता है, ये जुड़े रहते हैं आपस में। तो इसको हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको फर्स्ट दिख रहा है ये एक पॉइंटर है और इस पॉइंटर के पास इस नोड का एड्रेस है। ये हमारा पहला नोड है और इसका ये जो डाटा पार्ट है इसमें D1 स्टोर है और इसका जो लिंक पार्ट है, इस लिंक पार्ट में सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर है, इसमें किसी और नोड का एड्रेस स्टोर है और वो है D2। इस नोड का एड्रेस स्टोर है इस वाले नोड में और इसके डाटा पार्ट में स्टोर है D2 और इसके लिंक वाले पार्ट में स्टोर है ये इसी तीसरे नोड का एड्रेस। तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी नोड्स के पास उसके अगले वाले नोड का एड्रेस स्टोर रहता है, जिससे कि ये पूरी की पूरी लिस्ट आपस में जुड़ी रहती है। और जो हमारा लास्ट नोड होगा, उस लास्ट नोड के लिंक पार्ट में नल होगा, क्योंकि उसके आगे हमारा कोई भी नया नोड नहीं है, तो इसलिए हमने उसके अंदर नल स्टोर कर दिया। नल मतलब एम्प्टी। और यहाँ पर हमारी लिंक लिस्ट खत्म हो जाती है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि हमें लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी। तो उसके लिए हम इसका एरे के साथ और लिंक लिस्ट का डिफरेंस देखेंगे। तो जो हमने एरे को पढ़ा था, तो एरे हमारी फिक्स्ड साइज की होती थी। जब हम एरे को डिक्लेयर करते थे तब तो हम उसमें पहले साइज बताते कि हम कितने एलिमेंट्स इसमें स्टोर करेंगे और उस साइज को हम घटा या बढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ पर ये इसकी एक प्रॉब्लम थी कि उसका फिक्स्ड साइज होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमें एक एलिमेंट और स्टोर करना होगा तो उसके लिए हमारी पूरी एरे बेकार हो जाती थी। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट का साइज हमारा डायनेमिक होता है, ये बढ़ और घट सकता है। हम जितने चाहे उतने यहाँ पे एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें इतने ही एलिमेंट स्टोर करवाने हैं। और यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है वो है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। कि जो हमारी एरे होती है वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती है। कॉन्टिग्यूअस का मतलब कि लगातार। तो ये देखिए, यहाँ पर जब हमने एक एरे डिक्लेयर की कुछ एलिमेंट के साइज की, तो यहाँ पे लगातार मेमोरी लोकेशन 1000 से लेकर 1016 तक हमारी पूरी एरे स्टोर हो गई। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में जो मेमोरी स्टोर होती है वो नॉन कॉन्टिग्यूअस फॉर्म में होती है। नॉन कॉन्टिग्यूअस का मतलब कि ये जहाँ पे हमारे जो एलिमेंट है वो टुकड़े टुकड़ों में स्टोर होंगे, कि कोई एलिमेंट किसी अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो गया और जो हमारा दूसरा एलिमेंट है वो कहीं और ही स्टोर हो गया। तो इस प्रकार से ये अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में स्टोर होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा पहला नोड स्टोर है वो है 1001 मेमोरी लोकेशन पे और जो दूसरा हमारा नोड स्टोर है वो है 1021 मेमोरी लोकेशन पे। और उसी प्रकार जो हमारा तीसरा नोड स्टोर है वो है 999 मेमोरी लोकेशन पे और फोर्थ है हमारा 101 मेमोरी लोकेशन पे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारे अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगे तो हम छोटी से छोटी जगह को यूज कर सकते हैं। हम एक छोटी सी जगह में ही एक नोड स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन हम एरे में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए हमने एक एरे डिक्लेयर की 10 साइज की, लेकिन जो हमारी मेमोरी है उसमें जगह है केवल 8 एलिमेंट के लिए। तो अब लेकिन जो हमारी मेमोरी है उसमें स्पेस है केवल 8 एलिमेंट के लिए। तो ऐसे केस में हम अपने एरे को डिक्लेयर नहीं कर सकते, हमें अपने एरे को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर हमारी मेमोरी कम पड़ जाएगी और जो 8 एलिमेंट के लिए स्पेस है हम उन 8 एलिमेंट को स्टोर भी नहीं कर पाएंगे। और अब हम अपने ऑपरेशंस देखते हैं लिंक लिस्ट के ऊपर। तो देखिए, लिंक लिस्ट पे हम ऑपरेशन करते हैं सर्चिंग का, इंसर्शन और डिलीशन। सर्चिंग मतलब एलिमेंट को सर्च करना, इंसर्शन का मतलब एक नया नोड इंसर्ट करना और डिलीशन का मतलब एक नोड को डिलीट करना। तो इस वीडियो में हम अपने दो फंक्शन करेंगे लिंक लिस्ट के। पहला फंक्शन करेंगे क्रिएट और दूसरा डिस्प्ले।
और आगे आने वाले वीडियोस में हम इन बाकी ऑपरेशंस को भी पढ़ेंगे। तो अब हम अपनी लिंक लिस्ट, तो अब हम इसके कोड को भी देख लेते हैं। इस वीडियो में हम दो फंक्शन बनाएंगे। पहला फंक्शन होगा क्रिएट और दूसरा फंक्शन होगा डिस्प्ले। क्रिएट फंक्शन की हेल्प से हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे और डिस्प्ले फंक्शन की हेल्प से हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दो फंक्शन डिक्लेयर किए। पहला किया क्रिएट नाम से और दूसरा किया डिस्प्ले नाम से, और इन दोनों के रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स को मैंने वॉइड रखा। उसके बाद मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो उसके लिए मैंने लिखा स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्चर का नाम मैंने रखा नोड, और इसके मैंने दो पार्ट्स रखे। पहला पार्ट रखा हमने इंटीजर डाटा, और दूसरा मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर रखा है स्ट्रक्ट नोड, और पॉइंटर का नाम मैंने रखा है नेक्स्ट। तो देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नोड के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है डाटा पार्ट, जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं, और जो दूसरा पार्ट होता है उसमें हम अपने एड्रेस को स्टोर करते हैं। तो देखिए, इस डाटा पार्ट में तो हम अपने डाटा को स्टोर करेंगे, और जो हमारा ये नेक्स्ट पॉइंटर है, इसमें हम दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे पॉइंटर बनाया है, और इस पॉइंटर से पहले मैंने यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्ट नोड। तो देखिए, ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है, ये एक नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने पॉइंटर्स पढ़े थे, तो पॉइंटर को डिफाइन करने से पहले, पॉइंटर को डिक्लेयर करने से पहले हमें ये बताना पड़ता है कि वो किस डाटा टाइप के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो ये नेक्स्ट पॉइंटर है, ये स्ट्रक्ट नोड डाटा टाइप के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है। और उसके बाद देखिए, मैंने इस लाइन में क्या किया है, मैंने कीवर्ड यूज किया है टाइप डेफ। तो देखिए, टाइप डेफ क्या करेगा, इस टाइप डेफ की हेल्प से मैं स्ट्रक्ट नोड को नया नाम दे सकता हूँ। तो देखिए, ये मैंने इसलिए यूज किया है ताकि मुझे बार बार ये पूरा स्ट्रक्ट नोड इतना लंबा ना लिखना पड़े, और उसकी जगह में डायरेक्टली एन लिख दूं। तो मैंने इस डाटा टाइप को दोबारा से डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर मैंने लिखा स्ट्रक्ट नोड का नाम, और उसके बाद मैंने लिखा इसका नया नाम। तो अब जहाँ पर भी मैं एन लिखूंगा वीडियो में, उसका मतलब होगा कि हम स्ट्रक्ट नोड की बात कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने अगली लाइन में लिखा एन स्टार फर्स्ट इक्वल टू नल। तो एन का मतलब है स्ट्रक्ट नोड, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पॉइंटर बनाया फर्स्ट नाम से। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंटर क्या होता है, इस फर्स्ट पॉइंटर के पास हमारे फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है। लेकिन अभी हमारी लिंक लिस्ट बनी नहीं है, तो मैंने इसको शुरुआत में वैल्यू दी है नल। और उसके बाद मेन फंक्शन में मैंने इन तीनों फंक्शंस को कॉल किया है। तो यहाँ पर सर्च फंक्शन नहीं आएगा, तो मैंने क्रिएट और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। अब हम अपना पहला फंक्शन देखते हैं क्रिएट नाम का। तो देखिए, क्रिएट में मैंने क्या किया है, मैंने इसका रिटर्न टाइप लिखा वॉइड, और उसके बाद फंक्शन का नाम क्रिएट, और इसके अंदर मैंने दो पॉइंटर डिक्लेयर किए स्ट्रक्ट नोड टाइप के। पहले पॉइंटर को मैंने नाम दिया क्यू, और दूसरे पॉइंटर को मैंने नाम दिया पी। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक इंटीजर आई डिक्लेयर किया और एक कैरेक्टर सी एच, और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक डू वाइल लूप लगाया इस पूरे में यहाँ तक। तो देखिए, ये डू वाइल लूप क्या करेगा, तो देखिए, इस डू वाइल लूप के अंदर हम अपने नोड्स को बनाएंगे, अपनी लिंक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। तो इसमें मैंने सबसे पहले लाइन लिखी क्यू इक्वल टू एन स्टार इंटू मेलॉक ऑफ साइज ऑफ एन। तो यहाँ पर आपको एक नई चीज दिखाई दे रही होगी, ये मेलॉक फंक्शन। तो देखिए, मेलॉक फंक्शन क्या होता है, इसका हम यूज करते हैं मेमोरी एलोकेशन के लिए। ये मेमोरी दे देता है, ये मेमोरी एलोकेट कर देता है। तो जो हमने क्यू पॉइंटर बनाया, इस क्यू पॉइंटर को हमने मेमोरी एलोकेट कर दी। कितनी मेमोरी एलोकेट की, वो हमें साइज ऑफ फंक्शन से मिलेगी। तो ये साइज ऑफ एक और फंक्शन होता है। तो ये जो साइज ऑफ फंक्शन होता है, ये फंक्शन हमें किसी भी डाटा टाइप का साइज बता के दे देता है। तो इसलिए मैंने साइज ऑफ के अंदर पास किया एन। तो यहाँ से जो साइज आएगा, उतनी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी क्यू को। तो इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन से हमारा एक नोड बन जाएगा मेमोरी के अंदर। तो इस प्रकार से हमारा एक नोड बन जाएगा मेमोरी के अंदर, जिसका पहला पार्ट है डाटा और दूसरा पार्ट है नेक्स्ट पार्ट। लेकिन अभी ये पूरी तरह से खाली है, क्योंकि हमने केवल अभी मेमोरी एलोकेट हुई है, इसमें कोई वैल्यू नहीं गई। उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर डाटा ऑफ परसेंटेज डी नोट। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है, हमने आई की वैल्यू शुरुआत में 1 देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा आएगा एंटर डाटा ऑफ वन नोड, और उसके बाद हमने स्कैन की हेल्प से लिखा है परसेंटेज टी एड्रेस क्यू एरो डाटा। तो हमने एक नंबर को इनपुट किया और उसको हमने स्टोर कर दिया क्यू एरो डाटा में।
तो क्यू एरो डाटा का मतलब क्यू का डाटा पार्ट, तो जो नंबर यहाँ पर एंटर होगा वो यहाँ पर इसके डाटा पार्ट में स्टोर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 10 है, तो वो 10 इस डाटा वाले पार्ट में स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद मैंने लिखा है इफ फर्स्ट इज इक्वल टू नल, तो फर्स्ट इज इक्वल टू क्यू हो जाए। कि अगर हमारा फर्स्ट नल के इक्वल है तो उसका मतलब कि अभी हमारी लिंक लिस्ट खाली है, हमारी लिंक लिस्ट बनी नहीं है। तो इससे हम पहले पॉइंटर को ही अपना फर्स्ट पॉइंटर बना देंगे। तो यहाँ पर अब दो पॉइंटर इस नोड को पॉइंट करेंगे, एक तो पॉइंटर क्यू और दूसरा हमारा पॉइंटर फर्स्ट, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट नोड अब बन रहा है। और इसके एल्स वाले पार्ट को अभी हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं। तो देखिए उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट एफ डू यू वांट मोर नोड्स, तो इसमें हम येस और नो में इनपुट देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अगली लाइन लिखी एफ फ्लश एस टी डी आई एन। तो देखिए ये हमने क्यों लिखा है, ये हमारा एक फंक्शन होता है एफ फ्लश नाम का। तो ये किसी भी हमारे इनपुट आउटपुट को फ्लश कर देता है, उसको रिमूव कर देता है। तो देखिए जब हम यहाँ पर स्कैन एफ में अपनी वैल्यू को एंटर करते हैं, तो उसको एंटर करते वक्त जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो उस एंटर को प्रेस करते हुए जो हमारा ये गेट सी एच आर फंक्शन है, ये गेट सी एच आर फंक्शन उसको एज ए कैरेक्टर ले लेता है, उस एंटर को एज ए कैरेक्टर मान लेता है। तो उसी को फ्लश करने के लिए, उसी को रिमूव करने के लिए हम इस एफ फ्लश फंक्शन का यूज करते हैं, जिससे कि एस टी डी आई एन मतलब स्टैंडर्ड इनपुट फ्लश हो जाता है। और उसके बाद हम जो कैरेक्टर इनपुट करते हैं उसको हम सी एच के अंदर स्टोर करा लेते हैं। तो अब हमने उसको स्टोर सी एच के अंदर स्टोर करा लिया, जो भी हमारा जवाब होगा यस या नो, उसको हमने सी एच के अंदर स्टोर करा लिया। और उसके बाद देखिए मैंने लिखा है पी इक्वल टू क्यू। हमने दो पॉइंटर डिक्लेयर किए थे पी और क्यू नाम के, तो मैंने पी को भी वही एड्रेस दे दिया जो हमने क्यू को दिया था। तो अब इस नोड पे तीन पॉइंटर लग जाएंगे, फर्स्ट पी और क्यू। और उसके बाद मैंने लास्ट में लिखा है आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर हमारे आई की वैल्यू एक से इंक्रीज हो जाएगी, जो पहले वन थी वो टू हो जाएगी। और उसके बाद लिखा है वाइल सी एच इज नॉट इक्वल टू वाई। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सी एच इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर नॉट इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सी एच इज इक्वल टू वाई। कि जब तक हमारा सी एच वाई के इक्वल रहेगा तब तक हमारा ये लूप चलेगा। तो देखिए मान लीजिए हमने सी एच में इनपुट किया वाई, तो हमारा ये लूप दूसरी बार चलेगा। तो देखिए तब हमारा ये डू वाइल लूप दूसरी बार चलेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंटर क्यू था उसको दोबारा से एक और मेमोरी एलोकेट होगी और एक और नया नोड बन जाएगा। और जो यहाँ पर ये क्यू था ये यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि इस मेलोक फंक्शन की हेल्प से, इस लाइन की हेल्प से दोबारा से एक और नया नोड बन गया। और ये नोड अभी खाली है, ये इसका पहला डाटा पार्ट है और ये दूसरा इसका नेक्स्ट पार्ट है। और उसके बाद हमने स्कैनफ की हेल्प से एक वैल्यू को इनपुट किया और उस वैल्यू को हमने क्यूएरो डाटा में स्टोर कर दिया। तो मान लीजिए हमने एंटर किया 20, तो इस पार्ट में हमारा 20 स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए हमारी ये इफ की कंडीशन चेक होगी, इफ फर्स्ट इज इक्वल टू नल। लेकिन हमारा फर्स्ट नल के इक्वल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट के पास इस नोड का एड्रेस है, जो हमने फर्स्ट नोड बनाया था उसका एड्रेस है। तो ये इफ वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तब हमारा ये अब की बार एल्स वाला पार्ट चलेगा। तो देखिए एल्स में हमने क्या लिखा है, पी एरो नेक्स्ट इक्वल टू क्यू। तो देखिए पी एरो नेक्स्ट का मतलब, तो देखिए जो इससे पहले वाला नोड हमने बनाया था उसका एड्रेस हमने एक पॉइंटर को दिया था और वो पॉइंटर था पी पॉइंटर। तो उसके पी के नेक्स्ट पार्ट में हमने क्यू के एड्रेस को स्टोर कर दिया। तो जो हमारा पी है, तो पी का नेक्स्ट पार्ट ये है और ये यहाँ पे हमारा पी पॉइंटर है। तो पी का जो नेक्स्ट पार्ट है ये वाला पार्ट, इस पार्ट में क्यू का एड्रेस स्टोर हो जाएगा और ये इस प्रकार से दोनों आपस में लिंक हो जाएंगी। तो इन दोनों के लिंक होने के बाद हमारी ये वाली लाइन फिर दोबारा से प्रिंट होगी, डू यू वांट टू मोर नोट्स। तो इसमें हम फिर से येस और नो में इनपुट देंगे और वो इनपुट हमारा सी एच में फिर दोबारा से स्टोर हो जाएगा। और इसके लास्ट वाली लाइन में हमने लिखा है पी इक्वल टू क्यू। तो इसका मतलब है कि पी के अंदर क्यू का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो पी और क्यू दोनों के पास सेम नोड का एड्रेस रहेगा, तो पी यहाँ से हट जाएगा, फर्स्ट नोड से वो हट जाएगा और वो पी हमारा सेकंड नोड पर लग जाएगा। और उसके बाद मान लीजिए हमने सी एच में इनपुट किया था वाई, तो अब की बार हमारा ये लूप तीसरी बार चलेगा। तो जब ये तीसरी बार चलेगा तो यहाँ पे हमारे फिर से एक और नया नोड बनेगा और इस नए नोड का एड्रेस रहेगा क्यू के पास और हमारा ये वाला क्यू यहाँ से हट जाएगा। और इसके डाटा पार्ट में मान लीजिए हमने स्टोर करवाया 2। और उसके बाद देखिए फिर दोबारा से ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, एल्स इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट इक्वल टू क्यू। तो अब की बार जो हमारा पी एरो नेक्स्ट है वो ये है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में इस क्यू का एड्रेस स्टोर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हमारी ये लिंक लिस्ट बनती रहेगी, और जितनी बार हम सी एच में यस इनपुट देंगे उतनी बार हमारा ये लूप चलता रहेगा। तो देखिए इस लिंक लिस्ट के बनने के बाद हमारा बस एक काम रह जाएगा कि ये जो हमने यहाँ पर ये लास्ट वाला क्यू है उसके नेक्स्ट पार्ट में हमें नल इनपुट करना है। तो इसलिए हमने इस लूप के खत्म होने के बाद यहाँ पर एक लाइन लिखी, पी एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल, कि पी का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें नल स्टोर हो जाए। तो यहाँ पर पी और क्यू दोनों के पास सेम एड्रेस रहेगा, क्योंकि हमने लास्ट वाली लाइन में लिखा था पी इक्वल टू क्यू, तो इसलिए यहाँ पर नल स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट होती है। तो अब हम डिस्प्ले फंक्शन को भी देख लेते हैं। तो इसका रिटर्न टाइप हमने लिखा है वॉइड, उसके बाद हमने फंक्शन का नाम लिखा है डिस्प्ले, और इसमें भी हमने एक पॉइंटर बनाया है स्ट्रक्ट टाइप का, जिसका नाम हमने रखा है पी, और उसके बाद हमने पी को फर्स्ट का एड्रेस दे दिया। तो इसका मतलब है कि पी और फर्स्ट दोनों के पास एक ही नोड का एड्रेस है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पी इक्वल टू फर्स्ट से पी के पास भी फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा और दोनों के पास सेम नोड का एड्रेस रहेगा, यानी कि दोनों के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस रहेगा। उसके बाद हमने लाइन प्रिंट कराई, प्रिंट एफ एलिमेंट्स इन लिंक लिस्ट आर, तो ये लाइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद हमने एक वाइल लूप चलाया, और इस वाइल लूप में हमने कंडीशन लिखी, वाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक हमारा पी नल के इक्वल ना हो जाए तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। और इसके अंदर मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज टी पी एरो डाटा। तो हमने पी के डाटा पार्ट को यहाँ पे प्रिंट कर लिया। तो देखिए शुरुआत में पी का डाटा पार्ट है ये 1, तो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 1। और उसके बाद मैंने लिखा पी इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट। तो देखिए इससे क्या होगा, इससे पी के अंदर पी एरो नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर हो जाएगा, पी एरो नेक्स्ट यानी कि ये, और इस पी एरो नेक्स्ट में सेकंड नोड का एड्रेस स्टोर है, तो सेकंड नोड का एड्रेस इस पी के अंदर आ जाएगा। तो ये जो पी है इसके पास सेकंड नोड का एड्रेस आ जाएगा, और ये यहाँ से हट जाएगा। और उसके बाद हमारा ये लूप की में कंडीशन दोबारा से चेक होगी, पी इज नॉट इक्वल टू नल। तो अब की बार भी हमारा पी नल के इक्वल नहीं है, क्योंकि पी के पास सेकंड नोड का एड्रेस है। और फिर दोबारा हमारा ये लूप चलेगा और इसमें प्रिंट होगा पी एरो डाटा, और अब की बार पी के डाटा पार्ट में है 2, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा 2। और उसके बाद फिर हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, पी इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट। तो अब की बार भी पी में पी एरो नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो अब की बार पी का जो नेक्स्ट पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, उसमें ये थर्ड नोड का एड्रेस स्टोर है, तो पी के अंदर थर्ड नोड का एड्रेस स्टोर हो जाएगा, और पी यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए फिर दोबारा से हमारा तो देखिए फिर दोबारा से हमारी ये कंडीशन चेक होगी, पी इज नॉट इक्वल टू नल। तो अब की बार भी हमारा पी नल के इक्वल नहीं है, क्योंकि पी के पास थर्ड नोड का एड्रेस है। तो यहाँ पर हमारा प्रिंट होगा पी एरो डाटा, और अब की बार हमारी स्क्रीन पे 3 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हमने लिखा है पी इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट। तो अब की बार जब हमने पी एरो नेक्स्ट लिखा है, तो अब की बार पी एरो नेक्स्ट में नल स्टोर है, तो पी में नल की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और अब की बार फिर दोबारा जब हमारी कंडीशन चेक होगी, तो ये जो हमारी कंडीशन है ये फॉल्स आ जाएगी, क्योंकि पी नल के इक्वल हो जाएगा, और हमारा ये लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, और हमारी पूरी लिंक लिस्ट इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगी। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो वो पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो इसको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने stdio.h फाइल को इंक्लूड किया, और उसके बाद हमने एक और फाइल इंक्लूड की stdlib.h। तो देखिए इस फाइल में हमारा malloc फंक्शन डिफाइंड रहता है, तो इसलिए मैंने इस फाइल को इंक्लूड किया है। और उसके बाद मैंने क्रिएट और डिस्प्ले फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग की, जिसमें मैंने इनके रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स को वॉइड रखा। और उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर बनाया नोड नाम का, जिसके दो पार्ट हमने रखे, पहला पार्ट रखा इंट डाटा, और दूसरा पार्ट हमने रखा स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। तो इस नेक्स्ट के अंदर हम दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे, तो इस पॉइंटर के अंदर हम दूसरे अगले नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे। और उसके बाद मैंने टाइप डेफ कीवर्ड की हेल्प से स्ट्रक्ट नोड को नया नाम दिया। तो इसको मैंने जो नया नाम दिया वो दिया एन। तो जहां पर भी अब मैं एन लिखूंगा उसका मतलब होगा स्ट्रक्ट नोड। और उसके बाद मैंने फर्स्ट नाम का एक पॉइंटर बनाया, जिसको मैंने वैल्यू दी नल, क्योंकि शुरुआत में अभी हमने लिंक लिस्ट बनाई नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको नल वैल्यू दी। और इस फर्स्ट नोड के पास हमारे फर्स्ट नोड का एड्रेस रहता है। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन में क्रिएट और डिस्प्ले को कॉल किया, और उसके बाद मैंने अपना क्रिएट फंक्शन लिखा। क्रिएट फंक्शन में मैंने पहले दो पॉइंटर डिक्लेयर किए, क्यू और पी नाम के। और उसके बाद मैंने इंटीजर आई और कैर सी एच नाम का दो वेरिएबल डिक्लेयर किए। और उसके बाद मैंने आई को वैल्यू दी 1। और उसके बाद डू वाइल लूप में हमने अपनी लिंक लिस्ट क्रिएट की।
तो इस डू वाइल लूप में मैंने लिखा q इक्वल टू एन स्टार मेलोक ऑफ साइज ऑफ n। तो देखिए मेलोक फंक्शन की हेल्प से हमने मेमोरी एलोकेट कर दी क्यू को, और हमने साइज ऑफ एन के बराबर मेमोरी एलोकेट की। एन का मतलब स्ट्रक्ट नोड, कि जितना स्ट्रक्ट नोड का साइज है उतनी मेमोरी एलोकेट हो जाए क्यू को। ये साइज ऑफ ऑपरेटर हमें किसी भी डाटा टाइप का किसी भी वेरिएबल का साइज बता के दे देता है। तो इस लाइन से हमारी एक पूरी नोड बन जाएगी। और उसके बाद हमने इन दोनों इस लाइन में क्या किया, हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर डाटा ऑफ वन नोड। जो भी हमारी नोड है उसका डाटा आप एंटर कर दीजिए। तो स्कैनफ की हेल्प से हमने उस नंबर को इनपुट कराया और उसको हमने क्यू एरो डाटा में स्टोर कर दिया। जो हमारी नई नोड बनी है उसकी क्यू के डाटा पार्ट में हमने उसको स्टोर कर दिया। और उसके बाद हमने एक कंडीशन लिखी, इफ फर्स्ट इज इक्वल टू नल, कि अगर हमारा फर्स्ट नल के इक्वल है तो उसका मतलब है कि ये जो नोड है ये हमारा फर्स्ट नोड है। तो इसलिए हमने फर्स्ट के अंदर क्यू का एड्रेस स्टोर करा लिया। और अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, हमारा फर्स्ट नोड नल के इक्वल नहीं है, तब हमने लिखा पी एरो नेक्स्ट इक्वल टू क्यू। और जो ये पी है यहाँ पर, पी का मतलब हमारे एक प्रीवियस नोड से है, कि जब हमारा ये लूप आखिरी बार चला था तो जो हमने लास्ट वाला नोड बनाया था उसको हम उसका एड्रेस हमने पी के अंदर स्टोर किया था। तो इसलिए हमने पी एरो नेक्स्ट के अंदर क्यू का एड्रेस स्टोर किया। और उसके बाद हमने लिखा प्रिंट एफ डू यू वांट टू मोर नोड्स। तो हम यहाँ पर येस और नो में इनपुट देंगे। और उसके बाद मैंने एक नया फंक्शन यूज किया है, फ्लश stdin। तो ये हमारा एक फंक्शन होता है जो कि इनपुट आउटपुट को फ्लश कर देता है, रिमूव कर देता है। तो देखिए जब हम यहाँ पर स्कैनफ में वैल्यू इनपुट करते हैं, तो उस वैल्यू में जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो उस एंटर प्रेस को ये हमारा गेट सी एच आर फंक्शन एज अ कैरेक्टर ले लेता है। तो उसी इनपुट को फ्लश करने के लिए हमने यहाँ पर एफ फ्लश फंक्शन का यूज किया, जिससे कि उसका कोई इफेक्ट ना हो। और जो हमने कैरेक्टर इनपुट किया उसको हमने सी एच के अंदर स्टोर किया। और उसके बाद हमने लिखा पी इक्वल टू यू और आई प्लस प्लस। और उसके बाद हमने अपनी वाइल की कंडीशन लिखी सी एच इक्वल टू वाई, कि जब तक हमारा सी एच वाई के इक्वल रहे तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। और लास्ट में हमने अपने लास्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में नल स्टोर करा लिया, जिससे कि हमारी लिंक लिस्ट पूरी हो जाए। और उसके बाद हमने अपना डिस्प्ले फंक्शन लिखा। इस डिस्प्ले फंक्शन में मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया पी नाम का। और उसके बाद मैंने पी में स्टोर किया फर्स्ट नोड का एड्रेस। उसके बाद मैंने लाइन प्रिंट की एलिमेंट इन लिंक लिस्ट स्टार। और उसके बाद मैंने एक लूप चलाया वाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल, कि जब तक हमारा पी नल के इक्वल ना हो जाए तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। और उसमें मैंने परसेंटेज टी में पी एरो डाटा को प्रिंट कराता रहा। और उसके बाद लास्ट लाइन में मैं पी को हर एक नोड से अपडेट करता रहा। पी के अंदर में नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करवाता रहा, कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस उस नोड के नेक्स्ट पार्ट में होता है। तो इसलिए मैंने लिखा पी इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट। तो देखिए हमारा जो आउटपुट आया हुआ है एंटर डाटा ऑफ वन नोड। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया 10। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इनपुट किया यस। और जब इस डू यू वांट टू मोर नोड्स के बाद हमारा फिर दोबारा से आउटपुट आया एंटर डाटा ऑफ सेकंड नोड। तो की बार मैंने एंटर किया 20, फिर दोबारा यस। नो। तो देखिए मैंने सबसे पहले एंटर किया था 10, उसके बाद 20 और 30। और उसके बाद हमारा यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन की हेल्प से आउटपुट आया एलिमेंट्स इन लिंक लिस्ट आर 10, 20 और 30। तो इस प्रकार से हमारी एक लिंक लिस्ट क्रिएट होती है और इस प्रकार से हमारी एक लिंक लिस्ट प्रिंट होती है। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।